सभी को नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने अंशायु कैसे कैलकुलेट करते हैं विथ एन एग्जाम्पल चार्ट उसको विस्तृत रूप में चर्चा किए थे। आज की इस वीडियो में हम लॉन्जिविटी निर्णय करने के जो दूसरे दो मेथड हैं, पिंडायु एंड नैसर्गिक आयु, इसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखिए, जैसे कि मैंने आपको अंशायु वाले वीडियो में बोला था कि एज पर कल्याण वर्मा सरावली, इसमें जो आयुर्दयाध्याय है इसके श्लोक नंबर 2 और 3 को अगर देखें तो यहाँ पे 3 कंडीशन लिखा गया है कि जब कभी भी हम नेटिव की आयु आकलन करें तो सबसे पहले हमको लगन, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है उसको पता लगाना है। अगर लगन स्ट्रॉन्गेस्ट निकला तो अंशायु से एक व्यक्ति की आयु आकलन करेंगे। अगर सूर्य स्ट्रॉन्गेस्ट निकला तो पिंडायु के मेथड से, और अगर चंद्रमा स्ट्रॉन्गेस्ट निकला तो नैसर्गिक आयु मेथड से एक नेटिव की लॉन्जिविटी जो है वो हम डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पे कल्याण वर्मा जी ये भी बता रहे हैं कि जिस केस में लगन, सूर्य और चंद्रमा अपने रिक्वायरमेंट स्ट्रेंथ से कम स्ट्रेंथ कैरी कर रहे हो तो उस केस में ये तीनों मेथड वहां पे नहीं लगेंगे। तो वहां पे हम जीव शर्मा जी की जो मेथड है लॉन्जिविटी कैलकुलेशन की, उसकी वहां पे हम यूज करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एक नोट दिया है, इसमें स्ट्रेंथ कैसे हम एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकें, लगन, सूर्य और चंद्रमा के बीच स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, उसके ऊपर कुछ तथ्य दिया गया है। सबसे पहले देखिए कि लग्नेश अगर लगन को ऑक्यूपाई कर ले तो उस केस में लगन को ही स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाएगा एमंग सन, मून एंड लगन। दूसरी बात यह है कि सपोज लग्नेश लगन में नहीं बैठा है तो उस केस में सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश के हम षडबल निकालेंगे। इनके षडबल में से जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उसके हिसाब से हम आयु की चयन करेंगे। इसमें और एक केस ऐसे भी आता है कि अगर सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश तीनों नियरली सेम अमाउंट ऑफ षडबल कैरी कर रहे हो तो उस केस में क्या करेंगे, वहां पे हम डिस्पोजिटर पे जाएंगे। हम तीनों की डिस्पोजिटर की पोजिशनिंग चेकिंग करेंगे। जिसका डिस्पोजिटर अच्छा बैठा होगा, स्वराशि, उच्च राशि या फ्रेंडली साइन में बैठा होगा, वो प्लैनेट स्ट्रॉन्गर माना जाएगा इन कंपैरिजन टू द अदर टू। फिर सपोज कुछ कुछ केसेस में एक प्लैनेट की जो दो राशियां होते हैं, उन्हीं दो राशियों में अगर सूर्य, चंद्रमा और लग्न से ये तीनों बैठ जाए तो उस केस में इनको डिस्पोजिटर तो सेम ही रहेगा। तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे हम विमशोपक बल निकालेंगे और विमशोपक बल हमको सॉफ्टवेयर से इजीली मिल जाएगा। तो फाइनल केस में हम ये देखेंगे कि अगर सारा कुछ सिमिलर सिमिलर आ रहा है तो जिसकी विमशोपक बल ज्यादा होगी उसको हम स्ट्रॉन्गेस्ट मानेंगे और उसके हिसाब से हम आयु की चयन करेंगे। अब देखते हैं सारावली के आयुर्वेद अध्याय के श्लोक नंबर 13 और 14। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि पिंडायु मेथड से जो लॉन्जिविटी हम डिटरमाइन करते हैं, इनमें हर एक प्लैनेट अगर एग्जॉल्टेड हो जाए तो वो मैक्सिमम कितना आयु प्रदान करता है, यहाँ पे उसके बारे में दी गई है। जैसे कि सूर्य जब एरीज साइन में एग्जॉल्टेड हो जाए तो वो 19 साल की आयु, चंद्रमा जब टॉरस साइन में एग्जॉल्टेड हो जाए तो 25 साल की, मंगल मकर राशि में एग्जॉल्टेड है तो 15 साल की, बुध कन्या राशि में एग्जॉल्टेड है तो 12 साल की, बृहस्पति कैंसर साइन में एग्जॉल्टेड है तो 15 साल की, शुक्र मीन राशि में एग्जॉल्टेड है तो 21 साल की, और शनि तुला राशि में एग्जॉल्टेड है तो 20 साल की आयु को प्रदान करते हैं। तो ऐसे अगर हम सारे आयु को मिलाएं तो एक नेटिव की जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन है वो 127 ईयर्स निकल के आएगा। दिस इज एज पर पिंडायु मेथड। अब किसी हॉरोस्कोप में सारे के सारे प्लैनेट्स तो एग्जॉल्टेड होंगे नहीं, तो मैक्सिमम जो 127 ईयर्स ऑफ एज है वो तो इन जनरल किसी को मिल भी नहीं सकता इतना इजीली। तो उस केस में क्या करेंगे, ये जो आयुर्वेद है इसके श्लोक नंबर 15 में पिंडायु एक प्लैनेट क्या प्रदान करता है उसके ऊपर जानकारी दी गई है। देखिए, एज पर कल्याण वर्मा सारावली आयुर्दयाध्याय श्लोक नंबर 15, जिस किसी प्लैनेट की पिंडायु कैलकुलेट करनी हो वो प्लैनेट जिस राशि में बैठा हो उसका लॉन्गिट्यूड लिख देना है। फिर देखना है वो प्लैनेट किस पॉइंट पे एक्सल्टेशन को प्राप्त हो रहा है।
वो जिस पॉइंट पे एक्सल्टेशन को प्राप्त हो रहा है उस पॉइंट का लॉन्गिट्यूड क्या है काउंटिंग फ्रॉम 0 डिग्री एरिस, उसको लिख देना है। अब हमको जो दो लॉन्गिट्यूड मिला इसको अभी माइनस कर देना है। अब ये जो डिफरेंस मिला, ये डिफरेंस अगर 180 से ज्यादा निकला तो उसको एज इट इज रखने देना है। बट सपोज ये डिफरेंस जो है वो 180 से कम निकला तो उस केस में उसको फर्दर 360 से माइनस कर देना है। अब हमको ये जो डिफरेंस मिला इसमें क्या करना है, एक प्लैनेट एक्सोल्टेशन स्टेट पे कितना पिंडायु प्रदान करता है उस पिंडायु की वैल्यू को, जो कि पिछले वाले टेबल में दी गई है उसके रेफरेंस में, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट निकला इसको अभी 21,600 से डिवाइड कर देना है। और डिवाइड करने के बाद हमारा क्वोशिएंट मिलेगा। वो क्वोशिएंट या फिर जो रिजल्ट मिला वो उस पर्टिकुलर प्लैनेट, उस पर्टिकुलर होरोस्कोप में कितना पिंडायु प्रदान कर रहा है इन ईयर्स मंथ्स एंड वीक्स हम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं श्लोक नंबर 16। यहाँ पे मेथड ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ पिंडायु दी गई है। यहाँ पे कल्याण वर्मा जी बोल रहे हैं कि पिंडायु में जो हम रिडक्शंस वगैरह करते हैं दैट इज सिमिलर टू दैट इज एप्लीकेबल इन अंशायु। अब श्लोक नंबर 10 को अगर देखें, अंशायु में जो रिडक्शन दिया गया है उसके बारे में लिखा गया है क्या, कि अगर कोई प्लैनेट शत्रु राशि में बैठ जाए तो उस केस में वो जितना पिंडायु प्रदान कर रहा है जिसको हमने कैलकुलेट किया पिछले स्लाइड में, उसका 1/3 पोर्शन जो है वो लैप्स कर जाएगा। बट ये जो कंडीशन है ये किसी रेट्रोग्रेड प्लैनेट पे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अगर कोई प्लैनेट कंबस्ट हो जाए तो वो पिछले स्लाइड में हमने जो कैलकुलेशन किया उसमें जो पिंडायु वो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो सीधा हाफ हो जाएगा। बट दिस केस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर शुक्र और शनि। अब श्लोक नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि होरोस्कोप के जो आखिरी 6 भाव हैं अर्थात 7वें भाव से लेकर 12वें भाव तक, इसके अंदर कोई मेलिफिक प्लैनेट अगर बैठ जाए तो वो इन द फॉलोइंग वे अपना लॉन्जिविटी जो है वो लॉस करता है। जैसे कि अगर 12th हाउस में कोई नेचुरल मेलिफिक बैठ जाए तो वो जो पिंडायु प्रदान कर रहा है वो सीधा 0 हो जाएगा, वो लॉन्जिविटी को कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। फिर 11th हाउस में अगर बैठा है तो उसकी लॉन्जिविटी की कंट्रीब्यूशन जो है वो हाफ हो जाएगा, अर्थात जितना पिंडायु वो प्रोड्यूस कर रहा है उसका हाफ। 10th हाउस में 1/3 रिडक्शन होगा, 9th हाउस में 1/4 रिडक्शन, 8th हाउस में 1/5 रिडक्शन और 7th हाउस में 1/6 रिडक्शन हो जाएगा उसके पिंडायु की। अब अगर हम श्लोक नंबर 12 को देखें तो यहाँ पे बेनिफिक प्लैनेट्स की बात की गई है कि अगर बेनिफिक प्लैनेट्स होरोस्कोप के आखिरी 6 भाव अर्थात 7वें भाव से लेकर 12वें भाव तक इसके अंदर कहीं पे बैठ जाएं तो इनकी लॉन्जिविटी में जो रिडक्शन होगी वो इन द फॉलोइंग वे होगी। अर्थात अगर 12th हाउस में कोई नेचुरल बेनिफिक बैठ जाए तो वो जो लॉन्जिविटी दे रहा है पिंडायु में वो हाफ हो जाएगा। 11th हाउस में 1/4 रिड्यूस हो जाएगा, 10th हाउस में 1/6 रिड्यूस हो जाएगा, 9th हाउस में 1/8 रिडक्शन हो जाएगा, 8th हाउस में 1/10 रिडक्शन हो जाएगा और 7th हाउस में उसकी पिंडायु की 1/12 पोर्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब देखते हैं श्लोक नंबर 17। यहाँ पे लगन को पिंडायु में कितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा इसके बारे में लिखा गया है। तो कल्याण वर्मा जी क्या बोल रहे हैं, तो जब कभी भी हम पिंडायु निकाल रहे हैं उस केस में लगन की कंट्रीब्यूशन के लिए हमको जो लगन चार्ट है हमारा उसकी लग्नेश और नवांश चार्ट जो निकल के आया उसकी लग्नेश, ये दोनों लग्नेश हमको चाहिए। अब इन दोनों लग्नेश की हमको स्ट्रेंथ निकालनी है। इनमें से अगर नवांश का जो लगन है उसका जो स्वामी है वो अगर स्ट्रोंगर निकला तो उस केस में हमारा जो नेटल चार्ट का एसेंडेंट है वो कितना नवांश कवर किया है उतना नवांश इन ईयर वो पिंडायु को कंट्रीब्यूट करता है। फिर अगर नवांश के जो लगन है उसके लगनेस से अगर हमारा D1 चार्ट अर्थात नेटल चार्ट का लगनेस अगर स्ट्रोंगर निकला तो उस केस में क्या करेंगे, 0 डिग्री एरिस से गिनती शुरू करेंगे। हर एक राशि को एक एक साल लेंगे, जितना राशि में हमारा असेंडेंट आ रहा होगा 0 डिग्री एरिस से उस राशि तक कितना राशि जा रहा है उसको देखेंगे और उतने नंबर ऑफ ईयर्स
एसेंडेंट जो है वो पिंडायु को कंट्रीब्यूट करेगा। फिर यहाँ पे मैंने एक नोट दिया है कि अगर लगन चार्ट और नवांश चार्ट, इन दोनों का जो लगन है, इन दोनों के राशि स्वामी के बीच जो स्ट्रेंथ निकालेंगे वो एच पर उनके षडबल निकालेंगे। दूसरी बात यह है कि लग्नेस ऑफ D1 चार्ट एंड लग्नेस ऑफ D9 चार्ट, ये अगर सेमी ग्रह निकल के आ जाए तो उस केस में ऊपर के जो दो मेथड दिए गए हैं लगन के पिंडायु निकालने के लिए, उनमें से नवांश वाला जो मेथड है उसको हम फॉलो करेंगे। अब हम देखते हैं श्लोक नंबर 18 एंड 19 इसी आयुर्दया अध्याय के। यहाँ पे एक स्पेशल केस के बारे में लिखा गया है कि अगर कोई नेचुरल मेलिफिक D1 चार्ट के लगन में बैठ जाए तो उस केस में वो कितना पिंडायु प्रदान करेगा। उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको उस प्लैनेट की लॉन्गिट्यूड को नोट डाउन कर देना है और उसको अभी हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। फिर वो प्लैनेट एक्सोल्टेशन स्टेट में कितना पिंडायु प्रदान करता है, जिसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी टेबल में दी गई है पिछले कुछ स्लाइड्स के पहले, उस पर्टिकुलर पिंडायु को वहां पे मल्टीप्लाई करके 21,600 से डिवाइड कर देना है। अब 21,600 से डिवाइड करने के बाद वो जो डिवीजन का जो रिजल्ट हमको मिला, जो क्वोशिएंट हमको मिला, हमको उसको अभी नोट डाउन कर देना है। अब आता है दो कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 क्या है कि अगर कोई नेचुरल बेनिफिक उस पर्टिकुलर प्लैनेट को दृष्टि दे रहा हो तो उस केस में वो जो क्वोशिएंट हमको मिला उसको हाफ कर देना है। मगर अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट की दृष्टि नहीं है एसेंडेंट पे तो उस केस में हमको किसी भी तरह का रिडक्शन उस क्वोशिएंट से नहीं करना है। अब हमको जो क्वोशिएंट की वैल्यू मिला फाइनली, उसको अभी उस मेलिफिक प्लैनेट के एक्सोल्टेशन स्टेट में जो पिंडायु मिलता है, जो टेबल में हमने रिफर किया था, उस पिंडायु की वैल्यू से अभी इस क्वोशिएंट के वैल्यू को माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद हमको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो उस पर्टिकुलर मेलिफिक प्लैनेट एसेंडेंट में बैठ के कितना पिंडायु प्रदान कर रहा है, हम यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नैसर्गिक आयु। श्लोक नंबर 20 फ्रॉम आयुर्दया अध्याय चैप्टर। यहाँ पे कल्याण वर्मा जी ये लिख रहे हैं कि जैसे कोई प्लैनेट जब एक्सोल्टेड स्टेट में हो तो वो जैसे पिंडायु में कुछ आयु प्रदान करता है नेटिव को, उसी तरह ही उसका जो नैसर्गिक आयु है उसकी एक वैल्यू रहती है। क्या कि सूर्य अगर एरीज साइन में एक्सोल्टेड हो जाए तो वो 20 साल की नैसर्गिक आयु प्रदान करता है नेटिव को। चंद्रमा टॉरस साइन में 1 साल की, मंगल मकर राशि में 2 साल की, बुध कन्या राशि में 9 साल की, बृहस्पति कैंसर साइन में 18 साल की, शुक्र मीन राशि में 20 साल की और शनि तुला राशि में 50 साल की जो नैसर्गिक आयु है वो प्रदान करता है। अब यहाँ पे एक नोट ये है कि एक टेक्स्ट बुक है श्रीपति पद्धति, जिसको श्रीपति बुद्ध ने लिखा था। तो श्रीपति बुद्ध ने अपना जो श्रीपति पद्धति बुक है वहां पे जो आयुर्दया अध्याय है इसके अगर श्लोक नंबर 27 को हम रिफर करें तो वहां पे उन्होंने ये बोला है कि नैसर्गिक आयु निकालने की जो मेथड है दैट इज एग्जैक्टली सेम एज द मेथड ऑफ पिंडायु। डिफरेंस क्या है कि वहां पे एक प्लैनेट के एक्सल्टेशन में जो आयु ले रहे थे पिंडायु में, वो नैसर्गिक आयु के वैल्यू से डिफरेंट है। क्योंकि वहां पे देखिए, वहां पे सूर्य 19 ईयर्स दे रहा था पिंडायु में, यहाँ पे नैसर्गिक आयु हमको 20 साल दे रहा है वो जो एक्सल्टेड हो जाए। तो यही सब डिफरेंस है। बट इसको छोड़ के बाकी के जो टेक्निक्स हैं सारा का सारा सेम है। अब हम देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। ये डॉक्टर बीबी रमन जी की कुंडली है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त 1912। टाइम है शाम के 7:43। प्लेस है बेंगलोर कर्नाटका। और हम यहाँ पे चित्रपक्ष एनाम्स लेंगे। इनकी जो असेंडेंट निकल के आ रही है वो 10 डिग्री 33 मिनट एक्यूरियस आ रही है। सबसे पहले इनकी अगर हम आयु आकलन करें ट्रेडिशनल मेथड में तो हमको 3 पैरामीटर चेकिंग करना है। क्या? लगन, सूर्य और चंद्रमा में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। यहाँ पे देखिए, लग्नेस लगन पे नहीं बैठा है तो हमको अभी षडबल पे जाना पड़ेगा। देखिए, षडबल जब निकालेंगे तो हमको षडबल रेशियो निकालना है। अब ये षडबल रेशियो कैसे निकालेंगे? देखिए, एक पर्टिकुलर प्लैनेट होरोस्कोप में कितना षडबल कैरी कर रहा है डिवाइडेड बाय उस पर्टिकुलर प्लैनेट की मिनिमम रिक्वायरमेंट षडबल में क्या है, वो जो हमको डिवीजन मिला, जो रेशियो मिला, उसको हम षडबल रेशियो बोलते हैं। अब हमको सूर्य, चंद्रमा और शनि की षडबल रेशियो को जान लेना है। ये हर किसी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। इसमें हमको क्या मिला कि सूर्य की षडबल रेशियो है 1.4, चंद्रमा की 1.5 और शनि की 1.5। अर्थात
सूर्य, चंद्रमा और शनि नियरली इक्वल स्ट्रेंथ कैरी कर रहे हैं हॉरोस्कोप में। अब हमको क्या करना है स्ट्रेंथ निकालने के लिए? अभी डिस्पोजिटर पे जाना है। देखिए, सूर्य यहाँ पे कर्क राशि में बैठा है, उसका डिस्पोजिटर है चंद्रमा, जो कि एक्सोल्टेड है फोर्थ हाउस में। अगर हम शनि और चंद्रमा की बात करें तो ये दोनों टॉरस साइन में बैठे हैं, और इनका जो डिस्पोजिटर शुक्र है वो सेवेंथ हाउस में लियो साइन में बैठा है, अर्थात शत्रु की राशि में। चूंकि सूर्य की जो डिस्पोजिटर है वो एक्सोल्टेड है, और शनि और चंद्रमा की जो डिस्पोजिटर है वो एनिमी के साइन में है, इसका वजह से सूर्य का जो बल होगा वो शनि और चंद्रमा से ज्यादा माना जाएगा। चूंकि सूर्य स्ट्रॉन्गेस्ट है एमंग सूर्य, शनि और चंद्रमा, इसके वजह से यहाँ पे पिंडायु मेथड से लॉन्जिविटी की आकलन की जाएगी। अब हम देखते हैं हम सूर्य की पिंडायु कैसे निकालें। सबसे पहले हमको सूर्य की जो लॉन्गिट्यूड है उसको लिख देना है। कितना? देखिए, यहाँ पे सूर्य जो है वो 23 डिग्री कैंसर में है, अर्थात 3 साइन कंप्लीटेड प्लस 23 डिग्री इक्वल टू 3 × 30 प्लस 23 इक्वल टू 113 डिग्री। अब सूर्य जो है वो 10 डिग्री एरिस में एक्सल्टेड होता है, तो 10 डिग्री एरिस की जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या निकलेगा? 10 डिग्री ही निकलेगा। तो 113 से अभी हम 10 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो वो निकलेगा 103 डिग्री। क्योंकि ये 180 से कम आ रहा है, तो इसके वजह से हमको अभी जो नेट डिफरेंस है वो निकालना है, अर्थात 360 से हमको इसको माइनस कर देना है, तो वो निकलेगा 257 डिग्री। अब 257 डिग्री को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो निकलेगा 15420 मिनट। अब हम अगर इनिशियल की जो टेबल है उसको रिफर करेंगे तो वहां पे सूर्य जब एक्सॉल्टेड हो जाए तो वो मैक्सिमम कितना पिंडायु प्रदान करता है उसके बारे में लिखा गया है, जो कि 19 ईयर्स है। अभी ये 15,420 मिनट में 19 को मल्टीप्लाई करके 21,600 से डिवाइड कर देना है, तो वो निकलेगा 13.56 ईयर्स। अब हम रिडक्शन पे आते हैं। देखिए, सूर्य आखिरी 6 भावों में नहीं बैठा है, अर्थात 7 से 12th हाउस के अंदर नहीं बैठा है। दूसरी बात यह है, सूर्य किसी शत्रु राशि में भी नहीं बैठा है, वो फ्रेंडली साइन में ही बैठा है। इसके वजह से सूर्य को किसी भी तरह का रिडक्शन नहीं करना पड़ेगा अपने पिंडायु में, अर्थात सूर्य इस होरोस्कोप में हमने जो कैलकुलेट करके निकाला 13.56 ईयर्स और 13 ईयर्स एंड 6 मंथ्स की जो पिंडायु है नेटिव को प्रदान कर रहा है। अब देखते हैं दूसरा प्लेनेट जो कि है बृहस्पति। देखिए, बृहस्पति यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन में बैठा है, वो भी 13 डिग्री में। तो 13 डिग्री स्कॉर्पियो की अगर हम एब्सोल्यूट लॉन्गिट्यूड निकालें तो क्या होगा? 7 साइन कंप्लीटेड प्लस 13 डिग्री इक्वल टू 7 × 30 प्लस 13 इक्वल टू 223 डिग्री। अब जुपिटर की अगर पॉइंट ऑफ एक्सल्टेशन देखें तो वो 5 डिग्री कैंसर है। अब 5 डिग्री कैंसर की अगर एब्सोल्यूट लॉन्गिट्यूड हम लिखें तो क्या होगा? 3 साइन कंप्लीटेड प्लस 5 डिग्री, जो कि 3 × 30 प्लस 5 इक्वल टू 95 डिग्री। अब ये 223 डिग्री और 95 डिग्री इन दोनों की डिफरेंस निकालेंगे तो वो निकलेगा 128 डिग्री, जो कि 180 डिग्री से कम है। तो इसको हमको अभी 360 से फिर से माइनस कर देना है, अर्थात 360 माइनस 128, तो ये निकलेगा 232 डिग्री। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 232 × 60 कर देंगे, तो वो निकलेगा 13,920 मिनट। अब हम अगर इनिशियल स्लाइड में जो पिंडायु के बारे में दिया गया है उसको अगर रिफर करेंगे तो जुपिटर जब एक्सल्टेशन पे आता है तो वो मैक्सिमम 15 ईयर्स की पिंडायु प्रदान करता है। तो हमको अभी जो डिफरेंस मिला 13,920 मिनट का, इसको अभी 15 से मल्टीप्लाई करके 21,600 से डिवाइड कर देंगे, तो नेट पिंडायु कंट्रीब्यूटेड बाय जुपिटर जो मिलेगा वो 9.66 ईयर्स मिलेगा। अब हम रिडक्शन की बात करते हैं। जुपिटर यहाँ पे बीइंग ए नेचुरल बेनिफिक 10th हाउस में बैठ गया है, अर्थात आखिरी के जो 6 भाव हैं होरोस्कोप के वहां पे बैठ गया है। तो अगर हम दूसरे टेबल को फॉलो करेंगे तो अगर कोई नेचुरल बेनिफिक 10th हाउस में बैठ जाए तो वो जो पिंडायु प्रदान करेगा उसका 1/6 पोर्शन लॉस हो जाएगा, अर्थात 9.66 का 1/6 पोर्शन कितना होगा? 1.61 ईयर्स। तो 9.66 माइनस 1.61 अगर करेंगे तो वो निकलेगा 8.05 ईयर्स, अर्थात इस नेटिव की कुंडली में बृहस्पति जो है वो लगभग 8 साल की पिंडायु उस नेटिव को प्रदान कर रहा है। अब हम देखते हैं लगन के बारे में कि लगन कितना पिंडायु कंट्रीब्यूट करता है। देखिए,
जब कभी भी लगन की पिंडायु की बात यहाँ पे चलेगी तो हमको क्या करना है, लग्नेश को देखना है और नवांश का जो लगन है उसके लग्नेश को देखना है। D1 एंड D9 चैट दोनों की लग्नेश कौन है? देखिए यहाँ पे D1 का लग्नेश है शनि, D9 का लग्नेश भी है शनि। चूंकि दोनों प्लैनेट शनि ही निकला तो अभी सड़बल पे नहीं जाना है। अब क्या करना है, हमको नवांश वाला जो चार्ट है उसको ही स्ट्रोंगर मानना है। अब नवांश वाले चार्ट को अगर हम स्ट्रोंगर माने तो उसके रेस्पेक्ट में लगन की अगर हम आयु निकालें तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे लगन जो है वो 10 डिग्री 33 मिनट एक्वेरियस में है। अब एक नवांश की जो वैल्यू होता है वो होता है 3 डिग्री 20 मिनट का। तो 3 डिग्री 20 मिनट इंटू 3 करेंगे तो क्या निकलेगा? 10 डिग्री। अर्थात ये जो लगन है ऑलरेडी 3 नवांश क्रॉस कर चुका है और 3 नवांश क्रॉस करने के बाद 33 मिनट भी आगे निकल गया है। तो उसको हम अगर ईयर्स में लिखेंगे तो वो होगा 3 years and 2 months। अर्थात वीबी रमन जी के केस में उनका जो एसेंडेंट है वो 3 साल और 2 महीने की जो पिंडायु है उनको प्रदान कर रहा है। इसी सिमिलर मेथड में अगर हम सूर्य से लेकर शनि तक सारे के सारे प्लैनेट्स की अगर पिंडायु कैलकुलेट करें तो वो क्या निकलेगा, यहाँ पे टेबल में दे दी गई है। देखिए हमने एसेंडेंट का निकाला 3 साल और 2 महीने, सूर्य का निकला 13 साल और 6 महीने, चंद्रमा का 23 साल और 6 महीने निकलेगा, मंगल का 8 साल और 5 महीने, बुध का 10 साल, बृहस्पति का 8 साल, शुक्र का 9 साल और 1 महीना और शनि का निकलेगा 11 साल और 1 महीना। अगर इन सारों को हम ऐड कर दें तो वो टोटल पिंडायु जो निकल के आएगा वो निकलेगा 86 years and 9 months। अर्थात डॉक्टर बीबी रमन जी को पिंडायु में जो लॉन्जिविटी एलोकेट हुआ था वो 86 years and 9 months था। देखिए डॉक्टर बीबी रमन जी की जो मृत्यु हुई थी वो 86 ईयर्स ऑफ एज में हो गई थी। यहीं पे हमारी आज की डिस्कशन समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम मूल दशा क्या है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। नमस्ते।